अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जो लेक्चर ये उसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या मार्केट की दो फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, कंज्यूमर थ्योरी के अकॉर्डिंगली और प्रोड्यूसर थ्योरी के अकॉर्डिंगली। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर साइड की बात कर रहे हैं, और इसी तरह जब हम सप्लाई साइड बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर थ्योरी की बात करेंगे। दोनों मार्केट के एजेंट्स भी हम इनको कहते हैं, मार्केट की फोर्सेस भी कहा जाता है। ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है आपकी किताब का। ठीक है, जो हमारे पास डिमांड है ये कंज्यूमर साइड है और जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर साइड है। अब बाकी सारी चीजें पढ़ने की बजाय हम सिर्फ सिंपल इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड is the quantity of the commodity or services which a consumer would buy in one market at various price in a given period of time। अब इसको गौर से देखें, ये ना जो डेफिनेशन है ये 5 चीजों की बेस के ऊपर ना बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले कहता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। ठीक है, फिर उसके बाद वो बात करता है कंज्यूमर वुड बाय, मतलब कि कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है। ठीक है, किसके लिए? वो बाय करने के लिए। कहाँ पे होगी? दो चीजों के ऊपर, इन वन मार्केट। ठीक है, किसी एक प्लेस के ऊपर, किसी मार्केट के ऊपर, एट वेरियस प्राइस। ये हमारे पास चौथी चीज आई, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने जब इस डेफिनेशन को याद करना है तो इसके 5 पार्ट देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं रिपीट कर दूं, डिमांड क्या है हमारे पास? वेरियस कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी और सर्विसेज, एक पॉइंट। फिर उसके बाद कहता है कि कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जिसकी कोई क्वांटिटी है या किसी कोई सर्विसेज है उसकी कोई क्वांटिटी है। कहते हैं ये हमारे पास एक पार्ट हो गया है जिसको किसने खरीदना है, एक कंज्यूमर ने खरीदना है ना। तो इसका मतलब कंज्यूमर विलिंग होगा और साथ वो एबल भी होगा। विलिंग तो है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो एबल नहीं है। तो दूसरा पार्ट क्या आ गया, कंज्यूमर क्या है, वो हमारे पास विलिंग भी हो और एबल भी हो। फिर कहाँ पे? किसी एक प्लेस पे, किसी एक जगह पे, जिसे आप मार्केट कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा कि वो किसी ना किसी कीमत के ऊपर, ठीक है, और कब खरीदा है वो किसी एक टाइम के ऊपर। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर एग्स इज 20 पर मंथ व्हेन इट्स प्राइस इज 2 रुपीज पर एग। ठीक है, अब यहाँ पे वो इसने एग्जाम्पल समझाइए हमें कि एक एग है, ठीक है, वो कोई होगी, कमोडिटी होगी। ठीक है, फिर उसका टाइम फ्रेम आ गया। ठीक है, एग क्या है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है, 20। फिर हम उसको क्या नाम है, किसी एक प्राइस के ऊपर परचेज कर रहे हैं। ये उसने एक हमें चीज बताई कि कोई ऐसी चीज जिसको हमने परचेज करना है, मतलब कि कंज्यूमर उसको विलिंग है और एबल है किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे, स्पेसिफिक कीमत पे और किसी एक जगह पे, जिसे मार्केट कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये डिमांड की डेफिनेशन है। इसी तरह हम सप्लाई की तरफ जाते हैं। तो सप्लाई क्या है? यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, तो अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसको हमने जहाँ पे, वहां पे कंज्यूमर का वर्ड आया था, यहाँ पे हमारे पास सेलर का वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, पहला पॉइंट तो वही हो गया। ठीक है, विच सेलर, वहां पे क्या था, कंज्यूमर था, विच सेलर, ठीक है, वुड ऑफर फॉर सेल। वहां पे हमने क्या की थी, बायर्स का कर रहा है, वुड ऑफर फॉर बाय। अब यहाँ पे क्या है, सेलर वुड ऑफर फॉर सेल, क्योंकि प्रोड्यूसर की बात हो रही है तो प्रोड्यूसर चीज बनाता है, उसके बाद उसने उसको सेल करनी है। ये दो पॉइंट हो गए। फिर कहता है एट ऑल पॉसिबल प्राइस, जो उसकी कीमत बन रही होगी एक टाइम के ऊपर, और जहां पे वो उसको बेचेगा वो एक क्या होगी, मार्केट होगी। तो ये हमारे पास सप्लाई साइड होगी। सप्लाई क्या है कि किसी भी चीज की क्वांटिटी है जिसको सेलर ने क्या करना है, सेल करना है, मतलब कि वो विलिंग भी है और एबल भी है, वुड ऑफर फॉर सेल एट किसी कीमत के ऊपर, किसी प्लेस के ऊपर और किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के ऊपर। ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने इसको क्या करना है, ये समझना है। डिमांड और सप्लाई की हमारे पास यहाँ पे एक चीज है, वो समझ आ गई। ठीक है, सप्लाई क्या है? अब यहाँ पे सप्लाई का एक ना कंसेप्ट आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि सप्लाई और स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस है। सप्लाई मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज brought to the market for sale was at a certain price per unit of time। ये वही डेफिनेशन होगी जो ऊपर मैंने समझाई। स्टॉक क्या है? ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे भी होगी टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एग्जिस्ट इन द गोदाम, मतलब कि गोदाम के अंदर, एंड कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल। अब वो चीज जिसको हम क्या कर रहे हैं,
जिसको सेल किया जा रहा है, और वो चीज जो हमने पीछे स्टॉक के अंदर रखी हुई है, गोदाम के अंदर रखी हुई है, उसको हम कर सकते हैं सेल के लिए ऑफर, मगर कर नहीं रहे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो स्टॉक हो जाएगी। अब हम दोबारा वापस जाते हैं डिमांड थ्योरीज की तरफ। तो डिमांड थ्योरी के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। सबसे पहले जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर आपने लॉ पढ़ना है, तो हम हमेशा दो चीजों का कम्बिनेशन देख रहे होते हैं, बाकी जितनी सारी चीजें होती हैं हमने उसको उसके अंदर क्या किया होता है, कांस्टेंट रखा होता है। ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ये लॉ भी है, कहता है इट मे बी स्टेटेड दैट, ये वर्ड हमने यूज किया, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब अदर थिंग रिमेनिंग द सेम की जगह हम ये भी कह सकते हैं ऑल अदर रिमेनिंग फैक्टर्स आर कांस्टेंट। हम ये भी एक वर्ड यूज करते हैं सिट्रस पैरिबस। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक टर्म है जिसे सिट्रस पैरिबस कहा जाता है, उसका मतलब भी यही है कि ऑल अदर रिमेनिंग फैक्टर्स आर कांस्टेंट या ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो फिर दोबारा चलते हैं आगे, कहता है द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज विद एवरी फॉल इन प्राइसेस एंड डिक्रीजिंग विद एवरी राइज इन द प्राइसेस। मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पे हमें यही कहना चाह रहा है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी कीमत के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बाकी सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। जब प्राइस किसी भी चीज की इंक्रीज करती है, उसी चीज की जो क्वांटिटी डिमांड है उसको हम डिक्रीज कर देती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज परचेज करने जाऊंगा तो मुझे उसकी कीमत क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, तो मैं उसको क्या करूंगा कि लेस परचेज करूंगा। मतलब क्या होगा कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, वो उसको जो मैंने बाय करना था वो कम करना शुरू कर दी। ऑन द अदर हैंड, कहते हैं अगर वही चीज जिसकी कीमत कम हो जाए, उसकी क्वांटिटी की डिमांड हम करना ज्यादा कर देते हैं, उसको ज्यादा परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक रियल वर्ल्ड के अंदर भी, रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है। तो मतलब क्या हुआ कि प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज करती है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करती है, प्राइस डिक्रीज करती है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती है। ठीक है, तो फंक्शन किसके साथ है इसका, क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के साथ है। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है यहाँ तक। इसकी इसको बाद में टेबल और बाकी चीजें देखते हैं, पहले हम दूसरी तरफ सप्लाई को देखते हैं। अब सप्लाई क्या है, वहां पे क्या था, प्राइस इंक्रीज कर रही थी सबसे पहले, जितने अदर मेनिंग फैक्टर्स हैं जिसके अंदर इनकम आ जाती है, आपकी वेदर आ जाता है, ये सारी कंडीशन जिनको हमने कांस्टेंट रखा हुआ था। तो यहाँ भी अब हम क्या करेंगे, वैसे ही करते हैं, वैसे ही देखते हैं कि हमने प्राइस का रिलेशन देखना है सप्लाई के साथ। तो वहां पे हमने किसका देखा था, डिमांड का देखा था। अब यहाँ पे देखो, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, यहाँ भी वही आ गया, कहता है मोर क्वांटिटी इज ऑफर्ड फॉर सेल एट हायर प्राइस एंड द स्मॉल क्वांटिटी इज सप्लाइड एट लोअर प्राइस। वहां पे क्या था, इनवर्स रिलेशन था प्राइस का, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कीमत इंक्रीज हुई, हमने उसको परचेज करना कम शुरू कर दिया, तो मतलब क्या हुआ कि पीछे उनके पास जब कीमत वो इंक्रीज कर देते हैं तो चीजें उनके पास, जो सप्लायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो सेल कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग उनको कम परचेज करना शुरू हो रहे हैं। तो यही क्या हुआ, एक रियल लाइफ की एग्जांपल है कि कीमत क्या हुई, रियल लाइफ के अंदर ये एक्सपेरिमेंट है कि कीमत किसी भी चीज की इंक्रीज कर जाती है, लोग कम खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनके पास वो क्वांटिटी ऑफर जो सेल कर रहे होते हैं वो ज्यादा रहना शुरू हो जाती है मोर। और इसी तरह जब कीमत वो कम करते हैं, लोग ज्यादा परचेज करते हैं, तो वो ही क्वांटिटी जो सप्लाइड के लिए उनके पास हो जाती है वो स्मॉल हो जाती है। ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप का प्राइस और सप्लाई का। ठीक है, व्हेन द प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज, दोनों चीजें, प्राइस इंक्रीज कर रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है इसकी लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या था, प्राइस इंक्रीज कर रही थी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर रही थी। इसी तरह प्राइस डिक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ भी क्या नाम है, एक फंक्शन है किसके साथ, क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस के साथ। दोबारा दोनों को रिपीट करता हूँ, डिमांड थ्योरी के अंदर हमारे पास क्या था कि प्राइस इंक्रीज कर रही थी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर रही थी किसी भी चीज की, और प्राइस इन डिक्रीज कर रही थी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर रही थी। क्वांटिटी सप्लाई के अंदर प्राइस इंक्रीज कर रही है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है, प्राइस डिक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। दोनों का फंक्शन किसके साथ, सप्लाई के साथ है। अब सबसे पहले डिमांड के ग्राफ और टेबल की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले टेबल ये देखिए, हम मिल्क की बात करते हैं कि पर लीटर प्राइस है 30 रुपये, तो तब हमने सिर्फ 1 लीटर खरीदा। जैसे प्राइस कम होना शुरू हुई, 30 से 28, 28 से 26, 26 से 24, ये प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, किसकी, दूध की, पर लीटर के हिसाब से। तो जब प्राइस 30 थी, 1 लीटर प्राइस कम हुई, हमने 2 लीटर खरीदा, फिर प्राइस कम हुई, 3
फिर हमने फिर प्राइस कम हुई तो 4 लीटर, मतलब कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज करती जा रही है। ये क्या हुआ, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है जिसकी वजह से अब क्वांटिटी डिमांड को हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल साइड रखना, प्राइस को हमने क्या नाम है वर्टिकल साइड रखना। और एक और बात, हमेशा क्वांटिटी सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड को लिखते हुए पढ़ते हुए डिमांड को अकेला नहीं बोलना, वर्ड किसका यूज करना हमने, क्वांटिटी डिमांड का या क्वांटिटी सप्लाई का। क्योंकि यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल साइड क्या है हमारे पास, क्वांटिटी डिमांड है, हमने 1 रेशो के साथ जो यहाँ पे ऊपर था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सीक्वेंस के साथ लिख लिया। ये क्या था, हमने ये 24 से 2 का सीक्वेंस रखा, 26 से 28 था। बाकी ये 0 से 2 4 यहाँ पे आ रहा है, हमने ये दो शो कर दिए कि ये हमारे पास क्या नाम है, हम इस तरह ग्राफ में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 1 थी, प्राइस 30 थी, जैसे ही प्राइस कम हुई 28 पे, हमने क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, ज्यादा कर दी। फिर प्राइस कम हुई, हमने क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, वो ज्यादा कर दी। फिर प्राइस कम हुई 26 से 24 की तरफ, हमने क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, 3 से 4 की तरफ। ये प्राइस डिक्रीज होती जा रही है और वैसे उसी तरह क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। जितने ये कॉम्बिनेशन वाले थे इन सब में, सबको हमने जो पॉइंट बने थे ये वाले A B C D, इनको हमने मिला दिया तो ये हमारे पास क्या होगी, ये डिमांड लाइन, डिमांड कर्व होगी। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें टेबल को, तो जो ये यहाँ पे हमारे पास स्केड्यूल आ रहा है, ये प्राइस का आ रहा है। इसको अगर हम गौर से देखें, क्वांटिटी प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे प्राइस क्या है वो ज्यादा होती जा रही है, तो उसी की तरह जो हमने इसकी डेफिनेशन किया, प्राइस ज्यादा होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखो पर केजी की प्राइस इंक्रीज करती जा रही है, 34 पे 36 पे 38 पे 40। तो इसी तरह हम 10,000 बैग है, फिर 12,000 बैग है, फिर 14,000 बैग है, फिर 16,000 बैग है। जैसे जैसे प्राइस पर केजी इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारे पास क्या नाम है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, मगर हम जब रिलेशनशिप लॉ को पढ़ रहे हैं तो बाकी जितने भी हमारे पास अदर फैक्टर्स हैं हमने उनको क्या कर किया हुआ है, यहाँ पे वो कांस्टेंट किया हुआ। अब यहाँ पे देखो, वहां पे क्वांटिटी डिमांड था, यहाँ पे ओरिएंटेशन क्वांटिटी सप्लाई है। जो हम ऊपर सीक्वेंस रखा था उसी सीक्वेंस के साथ हमने नीचे भी देखा, यहाँ पे हमने कर किया कि ये क्या नाम है कि 2000 के सीक्वेंस के साथ हमने ये लाइन बनाई हुई। इसी तरह हमने जब वर्टिकल साइड देखा तो वर्टिकल साइड भी हम यहाँ से यहाँ तक आए, फिर 34 से 36, 36 से 38, 38 से 40 की तरफ। ये क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। 34 के ऊपर हमारे पास क्या नाम है, 1000 बैग थे, फिर प्राइस इंक्रीज की, 36 के ऊपर हमारे पास 12,000, 10,000, फिर 12,000, फिर 36 से 38 की तरफ गए, तो 14,000, 38 से 40 की तरफ गए तो 16,000। मतलब कि जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। और ये हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग इसकी क्या नाम है, डिमांड लाइन है, वो क्या नाम, सप्लाई लाइन है। और वो क्या थी हमारे पास डिमांड लाइन, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। तो इसका जो मैंने बोल के बताया वो नीचे एक्सप्लेनेशन भी बताई हुई है, वो आप लोगों ने दोनों की लेके लिख लेनी है। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है। और क्या नाम है कि जो चीज़ समझ नहीं आई वो पूछनी है। और बाद में एट द एंड आपने इसको बुलेट पॉइंट के अंदर लिखना है ताकि क्या नाम है अच्छे से तैयार हो सके आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।